बस सब बढ़िया जी, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया सर। इतने कम स्टूडेंट क्यों आ रहे हैं अब? क्या हुआ, क्लास समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं सर, आ तो रहा है। अब ये हो सकता है शायद लेट हो गए आज ये लोग। चलिए कोई बात नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज कराना है मुझे, डीसीएफ, जो बच्चों को समझ में नहीं आता। सर डीसीएफ ना वैसे बहुत सब्जेक्टिव है। अगर देखें तो एक दो क्लास में नहीं हो सकता अच्छे से। अगर देखा जाए तो इस एग्जाम की बात अलग है कि इसमें कितना पूछेगी, वो एनआईएसएम वो एक अलग बात है, लेकिन फाइनेंशियल मॉडलिंग में अगर आप देखें तो इसका बहुत वास्ट यूज है। देखो, जो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये अपने आप टॉपिक है, और अगर किसी की मैथ्स बढ़िया हो तो ये टॉपिक आपको फिफ्थ क्लास में पढ़ा दिया गया है। एनयूटी के नाम से चैप्टर होता था फिफ्थ क्लास में, और ये चैप्टर आपको वहाँ क्लियर कर दिया गया है। अगर किसी को मैथ्स अच्छी है, उसे अपनी फिफ्थ क्लास याद है और एनयूटी का चैप्टर उसे आता है, तो डीसीएफ अप्रोच कराने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। मैं कहूंगा फिफ्थ क्लास में जैसे एनयूटी कराते थे ना, बस वैसे ही। नहीं सर, मैथमेटिक्स तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, जो एक्चुअल उस तरह से अब नहीं करते हैं। अभी कैलकुलेशन क्या होती है कि आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है, स्टॉक्स कितना रिटर्न हो रहा है, ये सी चीजें समझ में आती हैं। बस और एक दो रूटीन कोर्स में कैलकुलेशन करते हैं। अब ये थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एक दो वीक, फिर वो आसानी से समझ में आए। अब अभी सर आपने किस वो लोधा डेवलपर्स का वो दिया था ना। चलिए, जब तक स्टूडेंट आ रहे हैं एक बार लोधा डेवलपर ही कर लेते हैं, ठीक है? तो लोधा डेवलपर पे मैं आ रहा हूँ। जी सर। सर ये इसी तरह से बनाते हैं जो जैसे आपने पीडीएफ शेयर करा है रिपोर्ट का, हाँ, कि आपका टॉप का लोगो होगा और लेफ्ट साइड में आपके जो कैश फ्लो कितना है, क्या प्रॉफिट है, विजय जी म्यूट मतलब कीजिए, सारी आपकी थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। विजय, विजय जी। सारे रेशोज आपके जो भी है। ठीक, हाँ जी। मैं आपको चलिए हाँ एक बार रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट हमने सबको ग्रुप पे भेज दी थी कल, मैं वही खोल रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। ये मेरी डाउनलोड की मैंने रिपोर्ट, और वही ओपन कर रहा हूँ। चलिए, तो बड़ा बड़ा दिख रहा होगा स्टार्टिंग। हाँ, रीडेबल है सर। कंपनी का नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लोधा डेवलपर। और 18 नवंबर को देख रहा हूँ पीडीएफ पे चलता है क्या। चलिए कोई नहीं। लोधा डेवलपर के नाम पे रिपोर्ट है, 18 नवंबर को ये आई थी। किसने बनाई? मोतीलाल ओसवाल ने। मोतीलाल ओसवाल में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, आप जैसे मेरे जैसे, उन्होंने सबने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई। क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, इसलिए कंपनी का नाम आ गया। अगर वो इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होते सेबी में तो उनका नाम आता। सर इस रिपोर्ट का अगर देखें तो ये बाई साइड सेल साइड कैसे पता लगेगा? क्या बाई साइड? क्या? ये जो रिसर्च रिपोर्ट है बाई साइड होने वाली है, सेल साइड है? अगर उनने अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए करा है तो बाई साइड है, नहीं या नहीं, इन हाउस। देखिए 1192 का करंट प्राइस है, उन्होंने टारगेट दिया 1888 का। 58% की अपसाइड है, तो बस बाय है ही लिखा तो है इतना बड़ा। जहां जहां मैं भाई, करंट हाँ मार्केट प्राइस चल रही है 1192, और उनका टारगेट है 1888। 58% की अपसाइड दिखाई दे रही है, और उनकी तरफ से बाई रेटिंग आई है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, और ये बेसिक है।
रिपोर्ट को बनाने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रेटिंग क्या है और टारगेट क्या है। ये 2 चीज रिपोर्ट में देनी ही पड़ेगी, यही रूल है। एक रिसर्च एनालिस्ट को अपनी रिपोर्ट बनाते समय 2 चीज बतानी ही पड़ती है। कंपनी का नाम है लोधा डेवलपर। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में, कहां से कैसे पता चलता है, आप कैसे बताएंगे। देखिए, एमएमआर पावर हाउस, ये इनके नाम है। एमएमआर मतलब महाराष्ट्र समथिंग करके नाम है, इनकी स्कीम का नाम है ये। महाराष्ट्र पावर हाउस के नाम से, एक पुणे स्केलर के नाम से इनका प्रोजेक्ट है, एक बेंगलुरु राइजर के नाम से प्रोजेक्ट है और एक एनसीआर न्यू कमर के नाम से प्रोजेक्ट है। ये 4-5 एमएमआर पावर हाउस, पुणे स्केलर, बेंगलुरु राइजर, एनसीआर न्यू कमर के नाम से इनके प्रोजेक्ट है। लोधा की प्री सेल मतलब सेल से पहले जो है एडवांस आता है। लोधा का एडवांस आर एक्सपेक्टेड टू क्लॉक एट 22% ग्रोथ। सीएजीआर का मतलब होता है कैपिटल एसिंग ग्रोथ, मतलब कि कंपाउंडिंग ग्रोथ कह लीजिए आप इसे। कह रहा है लोधा की जो प्री सेल है वो हमें ऐसा लगता है कि 22% ज्यादा आएगी, सपोर्टेड बाई हेल्दी कलेक्शन, क्योंकि कलेक्शन ज्यादा हुई है, एंड डेट एट कंफर्टेबल लेवल, जो कि टोटल डेट इक्विटी रेशियो का कितना है 25%। डेट बहुत कम है कंपनी के पास। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ 26, यानी कि फर्स्ट हाफ 26 में इनका डेट भी कम हो जाएगा। 26 अभी अगले साल आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। डिस्पाइट एग्रेसिव बीडी एडिशन ऑफ ₹250 बिलियन का इनके पास एक और प्रोजेक्ट से पैसा आने वाला है। बीडी की फुल फॉर्म हम ऑनलाइन सर्च कर लेना तो उसका मीनिंग निकल कर आएगा। कोई प्रोजेक्ट से इनके पास पैसा आने वाला है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज की होती है, या आप ऑनलाइन ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तो 250 बिलियन इनके पास एक प्रोजेक्ट से आने वाला है। पुणे इज स्केलिंग अप ए हेल्दी पेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर 40% ईयर ऑन ग्रोथ। कह रहा है कि पुणे में भी सेल बढ़ गई है और उनकी 40% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज्यादा आने की चांसेस है। द कंपनी हैज सर आल्सो, बी हाँ जी, बिजनेस डेवलपमेंट है सर, बीडी मतलब। हाँ वही बिजनेस डेवलपमेंट एडिशन, मतलब नए प्रोजेक्ट से पैसा आएगा। इन सब की फुल फॉर्म में सर्च कर चुका हूँ, इसलिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था बीडी की फुल फॉर्म, लेकिन मीनिंग याद था। द कंपनी हैज आल्सो कंप्लीटेड इट्स पायलट फेज इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसने एक पायलट फेज रखा था, एक ट्रायल रखा था, वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया एंड एंटर्ड इन द ग्रोथ फेज, और अब ग्रोथ फेज में आ गई, यानी कि यहां से भी इनको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और 12% मार्केट शेयर बेंगलुरु का इनके पास ही है। इन एडिशन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग अ पायलट, द एनसीआर लोधा इज फर्दर एक्सपेंडिंग इट्स कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो में भी अब आ रहे हैं ये, और वहां से भी अब इन्हें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। पोर्टफोलियो टू ड्राइव द स्ट्रॉन्ग रेंटल, और रेंटल इनकम आएगी। पलावा इज ऑल्सो सेट टू स्केल अप इट्स सेल बाय 20%। पलावा एक प्रोजेक्ट है इनका नया, उसमें भी सेल अब ज्यादा आएगी। सपोर्टिंग बाय द एयर कोली कटाई टनल नियरिंग कंप्लीशन बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल 26। कह रहा 26 ईयर के कंप्लीट होते होते इनका जो पलावा वाला प्रोजेक्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और बिकना शुरू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएंगे। कंपनी स्टडी पेस ऑफ प्रोजेक्ट एक्विजिशन एनहांसेस लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, और कंपनी ने क्या करा है, तेजी से काम करना शुरू कर दिया। व्हाइल इट्स डिसिप्लिन एंड टाइमली एग्जीक्यूशन इंश्योर्स दैट दिस मोमेंटम इज इफेक्टिवली ट्रांसलेटेड इनटू सस्टेन्ड परफॉर्मेंस। और ये बिल्कुल टाइम पर फ्लैट पूरे बना बना के दे रहे हैं, इसका मतलब इनकी सेल भी ज्यादा अच्छी आएगी। वी रिट्रिएट और बाय रेटिंग टारगेट प्राइस ऑफ 1888 व्हिच इंप्लाइज द 58% पोटेंशियल अपसाइड। देखो, इन्होंने आपको कोई नई बात नहीं बताई कि जो आपको नहीं पता थी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि हमें लगता है कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे बढ़िया तरीके से चल रहे हैं और कंपनी की सेल बढ़ जाएगी। अब जरा ध्यान समझिए, रियल्टी सेक्टर में क्या होता है, कंपनी 4-5 साल तक तो पैसा लगाती रहती है। जैसे पहले 1 साल उसने 50-100 बीघी जमीन खरीदी, जमीन तो खरीद ली, जमीन खरीदने के पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बाद उसका 143 कराया जाता है, क्योंकि पहले खरीद जाती है एग्रीकल्चर लैंड, फिर उसे एग्रीकल्चर लैंड को सिंपल रिहायशी में कन्वर्ट कराया जाता है कि हम इसके पेड़ कटवा दिए हैं और अब यहीं से रहने लायक, ये लोगों के रहने लायक, प्लॉटिंग करने लायक जमीन है। इस चीज के लिए गवर्नमेंट से पास कराने में खर्चा भी होता है और टाइम भी लगता है। मान लीजिए इस काम को करने में, इतने बड़े प्रोजेक्ट को 1 साल लग गया। 1 साल लगने के बाद फिर उसमें पहले लेआउट बनाया जाता है, जैसे कितनी रोड्स होंगी, कितने पार्क होंगे, कितने घर होंगे, कितने प्लॉट बनेंगे, सब उसके हिसाब से फिर वहां ट्रांसफार्मर रखवाया जाता है गवर्नमेंट से। फिर गवर्नमेंट के लिए पहले उसका लेआउट पर नक्शा पास कराया जाता है कि मैं इतने प्लॉट बनाऊंगा, इतने फुट की रोड बनाऊंगा, इतने पार्क बनाऊंगा, इसमें भी टाइम लगता है। इतना चलो हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है भैया लाइट की फैसिलिटी भी तो देनी है, तो ट्रांसफार्मर रखो अपने, और जितने घर होंगे कितने घरों पे कितने ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे, ट्रांसफार्मर की कॉस्ट क्या होगी, बिजली विभाग में अप्लाई करना, बिजली विभाग वहां पे ट्रांसफार्मर रखेंगे, खंबे लगेंगे, तार खींचेंगे, इस सारे काम में भी टाइम लगता है। अगर वो ये सारा काम करे बिना बेच देगा प्लॉट तो आधे रेट में बिकेंगे। वो पहले सारे काम करवा लेते हैं। फिर रोड्स को थोड़ा ऊंचा करके बनाना, रोड्स बनाने में खर्चा होता है,
स्विमिंग पूल बनाना, पार्क बनाना, सब कुछ पहले ही बना देते हैं। अगर बाद में बनाएंगे तो रेट आधे में बिकेगा। कंपनी कहती है हम पहले ही बना कर देंगे, तो वो पार्क वगैरह सब तैयार कर देता है। अब पार्क भी बन गए, सीवर लाइन भी डल गई, लाइट भी डल गई, पानी भी आ गया, सब कुछ हो गया, रोड्स भी बन गई, खंबे भी लग गए, 143 भी हो गया, और भैया सारे के सारे अप्रूवल भी हो गए, किसी बैंक से टाई अप भी हो गया कि जो हमारे से प्लॉट खरीदेगा तुम उसका लोन कर देना, अप्रूव्ड भी हो गई कंपनी। सब कुछ करने के बाद जब उस प्रोजेक्ट में जो प्लॉट बेचना शुरू करते हैं तो पैसे अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये सब काम करने में 5 से 6 साल लग जाते हैं। अब एक कंपनी ने 1,000 करोड़ की जमीन खरीदी और 6 साल तक वो पैसा लगा रहा, फिर 1,000 करोड़ के बाद उसमें 20, 30, 50 करोड़ और खर्च करे, कभी पार्क बनाने में, कभी रोड बनाने में, कभी ट्रांसफार्मर रखने में, तो 1,000 करोड़ की जमीन में 50 करोड़ और खर्च हो गए। उसकी कॉस्टिंग होगी 1,050 करोड़, प्लस इस 1,050 करोड़ पे 6 साल का ब्याज। कंपनी का पैसा कोई अपना थोड़ी होता है, कंपनी ने भी लोन वोन लिया होगा कहीं ना कहीं से, तो 1,050 करोड़ का ब्याज भी लगा लो, तो वो कंपनी की कॉस्ट होगी उस प्रोजेक्ट की 2,000 करोड़। 1,050 की ली थी, लेकिन 6 साल में हो गया 2,000 करोड़ का, लेकिन अब कंपनी से बेचना चाहती है 4,000 करोड़ पे। अब कंपनी की सेल शुरू होगी, अब इस 5 साल पुराने प्रोजेक्ट को बेचने में 2 साल लग जाएंगे। कोई ऐसा थोड़ी कि जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर सारा बिक ही जाएगा। भाई प्रोजेक्ट लॉन्च करने के साथ 30 या 35% बिक जाता है शुरू में, बचा हुआ 65-70% बेचने में 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी है 15-15 साल तक प्रोजेक्ट नहीं बेच पाती। प्रोजेक्ट के ऊपर भी होता है प्रोजेक्ट कैसा है, आसपास कैसे इलाका है, डिमांड कैसी है, तो ये सब चीज करने के बाद अब जब कंपनी की सेल शुरू होती है, देखो जब तक खर्चा हो रहा था तब तक सब कुछ एक्सपेक्टेड था, और एक्सपेक्टेड ये 10,000 करोड़ में बिक जाएगा, एक्सपेक्टेशन है 5,000 करोड़ में बिक जाएगा, लेकिन बिक तो नहीं रहा था ना, तो तब तक शेयर प्राइस पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब कंपनी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, और लॉन्च करने के बाद हमें एक्सपेक्टेड था कि 25% माल तो बिक जाएगा लॉन्च करती, और बिक जाए 35, बस वही एक टाइम होता है जब शेयर का प्राइस बूस्टअप हो जाता है, और एक एक दिन में 25-25% भी भाग सकता है। ठीक, तो वो वाला टाइम अब आने वाला है 26 में, 2026 में, जो कि 3-4 महीने बाद आ जाएगा, कि फर्स्ट हाफ 2026 तक इनके 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और उन बड़े प्रोजेक्ट के लॉन्च के साथ इनकी सेल आएगी। सेल आएगी तो वहां से जितना भी पैसा आएगा उससे लोन पे कर देंगे, क्योंकि इनके पास कोई अगला प्रोजेक्ट नहीं है पैसा लगाने के लिए, जो पिछले प्रोजेक्ट है वही बेच ले, भी इनके पास प्रोजेक्ट ही इतने सारे चल रहे हैं। और कह रहे एक नया प्रोजेक्ट जो आने वाला है वो तो चलेगा, बेंगलुरु में 12% का मार्केट शेयर है इनका। जब वो प्रोजेक्ट आएगा अब 26 में, तो इनके पास सेल आएगी, उस सेल को पैसा लगाने के लिए इनके पास कहीं है ही नहीं, तो उठा के क्या करेंगे, अपना लोन चुका देंगे। पहले ही लोन 25% है डेट इक्विटी रेशियो का, वो 25% में से भी अब 10% चुक जाएगा, बचेगा कितना, 15%। तो कंपनी के ऊपर लोन कम है, पीई रेशियो बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, ग्रोथ बढ़िया है, और अब आने वाले टाइम में इनके नए नए प्रोजेक्ट भी मैच्योर हो रहे हैं। मैच्योर हो रहे हैं मतलब सेल के लिए अवेलेबल है, तो इन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में इनकी सेल बहुत धांसू आने वाली है, बहुत धांसू आने वाली है, तो अपने आप शेयर का प्राइस बूस्टअप होगा, ऐसा मोतीलाल ओसवाल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे को लगता है यहां तक तो सबको समझ में आया होगा रिपोर्ट क्या बोल रही है। अब मैं आगे पढ़ना शुरू करता हूं इसका क्रक्स। अभी हमने पढ़ा क्रक्स, अब इसे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है डिटेल पढ़ने पे कुछ और ही नजर आ जाए, और मैं बता रहा हूं पहले डिटेल पढ़ने पे कुछ और नजर आएगा। चलो पढ़ते हैं। अब इसने इसके बारे में थोड़ा और बताना शुरू करा। क्या बताया, सेट टू डिलीवर रिकॉर्ड प्री सेल ऑफ 60 बिलियन ईच इन Q3 एंड Q4 2026। कह रहा है अगले साल Q3 और Q4 में प्री सेल मतलब बुकिंग अमाउंट इनकी 60 बिलियन से ज्यादा आएगी हर एक क्वार्टर में अलग से, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और उसका रीजन क्या है, ऐसे क्यों आएगी, कह रहा है सिंस 2021 से लेके 2025 तक, पिछले 4 साल में लोधा हैज डिलीवर्ड अ कंसिस्टेंट 31% CAGR इन प्री सेल। 31% की ग्रोथ दिखाई है उनके प्री सेल ने। 2025 में 22% की ग्रोथ हुई है, और जो कि 176 बिलियन पे जाके पहुंच गई, सरपासिंग गाइडेंस, जो गाइडेंस उन्होंने दी थी उससे भी ज्यादा ग्रोथ आई है। इन फर्स्ट हाफ ईयर 26 में लोधा ने रिपोर्ट की है। देखो फर्स्ट हाफ ईयर 26 का मतलब क्या है, जो चल रहा है इस टाइम, तो फर्स्ट हाफ ईयर मतलब दिसंबर तक का। तो वो कह रहे हैं फर्स्ट हाफ ईयर में अभी तक 90 बिलियन की तो हो भी गई है, जो कि 8% ज्यादा है पिछले साल से, अचीविंग 43% ऑफ इट्स एनुअल प्री सेल्स गाइडेंस। जो इनकी पूरे साल की गाइडेंस था जो 210 बिलियन की थी, उसमें से अब तक 90 बिलियन तो हो भी गई है, और अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, अभी तो नवंबर और दिसंबर बचा है, यानी कि लगभग लगभग 4 महीने में इन्होंने 43% तो कर भी ली। भाई 4 महीने में तो लगभग लगभग
मतलब अगर एक साल में 50%, अगर पूरे साल का है तो 6 महीने में 50% होनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से 34% सेल होनी चाहिए थी, उसकी जगह पर 43% कर ली। मतलब 10% सेल अपनी एक्सपेक्टेशन। दिस वॉज ड्यू टू स्लोअर लॉन्चेस इन फर्स्ट हाफ, और फर्स्ट हाफ में इनके लॉन्चेस कम थे। फर्स्ट हाफ में इनके लॉन्चेस बहुत कम थे, लेकिन जो बचा हुआ रिमेनिंग हाफ है उसमें इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। देखो उन कौन से आ रहे हैं। फॉर द रिमेनिंग फाइनेंशियल 26 ईयर द कंपनी प्लान्स टू लॉन्च 11 न्यू प्रोजेक्ट। अब सोचो, जिस बार लॉन्च था ही नहीं उसमें भी इनकी सेल ज्यादा आ गई, अब तो लॉन्च भी 11-11 आने वाले हैं। तो अब इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा 133 बिलियन की सेल कर लेंगे अक्रॉस पुणे, बेंगलुरु, एमएमआर अलोंग विद 5 न्यू फेज आने वाले हैं जो कि लॉन्च हो जाएंगे। उसमें 37 बिलियन की न्यू लॉन्चेस विल बी द एमएमआर में 8 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पुणे में 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं और बेंगलोर में 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उनकी सेल बहुत ज्यादा आएगी। ऑन द बैक ऑफ दीज लॉन्चेस एंड लोधास कंटिन्यूस सेल्स मोमेंटम, जो पिछली सेल चली आ रही है वो तो होगी होगी, और नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। द कंपनी सेट टू अचीव हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्री सेल ऑफ 60 बिलियन। कह रहा है जिंदगी में आज तक इन्होंने कभी 60 बिलियन की सेल नहीं करी, लेकिन मोतीलाल ओसवाल को एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर्स में ये 60 बिलियन पर क्वार्टर की प्री सेल भी कर लेंगे, posting a 33% 25% growth respectively. The major role in helping the companies maintaining average क्वार्टरली प्री सेल ऑफ 50 बिलियन। इससे आपकी जो क्वार्टरली प्री सेल एवरेज हो जाएगी वो 50 बिलियन हो जाएगी, जो कि इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा होगी जो अब होने वाला है। प्रेजेंस इन एमएमआर पुणे बेंगलुरु सेट टू अचीव 22% सीएजीआर आ जाएगी इनकी, और 317 बिलियन पे पहुंच जाएंगे कब, 27-28 में। 28 तक इनका ये टारगेट है कि भैया यहां तक पहुंच जाएंगे। Unlike other peers, Lodha, while not launching dependent, continues to actively introduce new project phase and enter new market. कह रहा है थोड़ी बैठेंगे, जब पैसा आएगा तो नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, और आगे आगे इनका बहुत कुछ होने वाला है। 27 तक इन्होंने ये बताया। आगे और थोड़ा सा बताया। एडिशनली एक नया आने वाला है, पलावा एक नया लॉन्च किया है ना। टाउनशिप विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव सिग्निफिकेंटली विद द प्लान्ड ओपनिंग ऑफ द एरोली कटाई टनल बाय द एंड ऑफ 26। कह रहा है ये टनल भी बना रहे हैं, और वहां पर वो फिर जो उन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा है अपना घरों का, वो भी बेचेंगे अलोंग विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, और कुछ और भी प्रोजेक्ट इनके पास है। दिस एनहेंस्ड कनेक्टिविटी विद लाइकली टू डाइवर द हायर फुटफॉल एंड स्ट्रेंथन कस्टमर कॉन्फिडेंस। डाइविंग इन एंटिसिपेट 20% इंक्रीज इन सेल। कह रहा है इसकी वजह से इनकी गुडविल बढ़ेगी और ज्यादा लोग इनका प्रोजेक्ट देखने आएंगे तो खरीदेंगे भी ज्यादा, और हमें लगता है कि ओवरऑल 20% सेल तो इसकी वजह से ही बढ़ जाएगी। तो अब ये सारी बातें ये बोल रहे हैं। अगर आप सोचो कि आपके पास टीवी पे एक न्यूज आ रही है, लोधा डेवलपर ने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा सेल की इस क्वार्टर में, तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट भागेगा वो शेयर? भागेगा एक दिन में 10। तो ये न्यूज हाँ आने वाले 3-6 महीने में आने वाली है, लेकिन इस चीज की एक्सपेक्टेशन है। क्या पता जब ये लॉन्च करे वहां पर सेल ही ना है, तो फिर धड़ाम गिरेगा भी। लेकिन अगर मोतीलाल ओसवाल बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन है, तो बेवकूफ तो वो है नहीं कि उनका क्या है कि अगेंस्ट हो जाएगा। अरे ठीक है, 40-50% की ग्रोथ नहीं आएगी तो 20% की आ जाएगी, आएगी तो अगर मोतीलाल ओसवाल पे विश्वास है तो शेयर को खरीद सकते हो, नहीं है तो भैया कोई थाली में परोस के तो आपको देगा नहीं कि मेरी गारंटी है बढ़ेगा ही। एक्सपेक्टेशन ही दे सकता है एनालिस्ट तो। आगे पढ़ते हैं, यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। सर, और ये अच्छे प्राइस पर है सर अभी। अरे वो तो वो खुद ही कह रहा है 58% की मुझे अपसाइड दिख रही है। और कोई क्वेरी किसी की? अभी देखते हैं अच्छे प्राइस पे है कि नहीं, तो पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चलेगा। हाँ, नहीं मैं चार्ट देख रहा था। अच्छा अच्छा, अभी देखते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। सर ये जो 58% की ग्रोथ ये बता दें तो इसका टाइम फ्रेम क्या है सर, कितने कितने दिन में एक्टिव हो? उसी के लिए हम पूरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट पढ़ते हैं आगे। अब ये बता रहा है मैंने वैल्यूएशन कैसे लगाई, 58% बढ़ेगा, मैंने कैसे डिसाइड किया। वैल्यूएशन और व्यू ऑन ट्रैक ऑफ सस्टेन ग्रोथ। कह रहा है तो मुझे सस्टेनेबल ग्रोथ दिखती है, तो अब बताते हैं कैसे क्या किया उसने। द कंपनी हैज डिलीवर्ड स्टडी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग की पैरामीटर। कह रहा है कंपनी ने अपने सारे पैरामीटर पे अच्छा खरी उतरी है। एंड एज इट प्रिपेयर्स टू द कैपिटलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड कंसोलिडेट अपॉर्चुनिटी, वी एक्सपेक्ट दिस कंसिस्टेंट ऑपरेशन परफॉर्मेंस टू कंटिन्यू। कह रहा जो परफॉर्मेंस ने पहले दी है वो आगे भी देगी। पालवा जो इनका प्रोजेक्ट है पलावा, लोधा हैज अ डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ 600 मेगा स्क्वायर फीट। कह रहा है कि 600 मिलियन स्क्वायर फीट, मिलियन मतलब 10 लाख, आपको पता ही है कि ये भी इतने ज्यादा स्क्वायर फीट का इसका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जो ये बेचेगा। हाउएवर वी अज्यूम दैट द पोर्शन ऑफ दिस वुड बी मोनेटाइज थ्रू इंडस्ट्रियल एंड सेल्स। कह रहा है इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन तो
इंडस्ट्रियल के लैंड की तरफ पे बेचेगा, जब इंडस्ट्रियल लैंड की तरफ बेचेगा तो और ज्यादा वैल्यू मिलेगी। वी वैल्यू इस 600 में से कह रहा है कि 250 मिलियन स्क्वायर फीट तो वो रेंशियल में लगा देगा, एंड टू बी मोनेटाइज, और वो कह रहा है 637 बिलियन तो उसे यहां से मिलेंगे अगले 3 डेकेड्स में। अगले 3 डेकेड्स का मतलब अगर किसी को पता हो तो 30 साल, एक डेकेड में 10 साल होते हैं। तो ये कह रहा है कि 600 मिलियन स्क्वायर फीट का जो इसका ये वाला प्रोजेक्ट है ना पलावा, ये कोई एक दिन में नहीं बिक जाएगा। कह रहा है अगले 30 साल में कई फेजेस में करके, 10-15 फेजेस में करके, पहले 50 बीघे बेचेगा, फिर अगले 50 बीघे बेचेगा, फिर अगले 50। ये 600 मिलियन स्क्वायर फीट है। 600 मिलियन स्क्वायर फीट का मतलब अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो 60 करोड़ स्क्वायर फीट, 60 करोड़। अगर 1-1 करोड़ करके भी बेचेगा तो भी 60 फेज निकलेंगे। तो कह रहा अगले 30 साल में बेचेगा। इतना इतना लैंड बैंक है इसके पास कि अगले 30 साल तक बेचता ही रहेगा तो भी खत्म नहीं होने का अगला। और ये तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, ऐसे से पता नहीं कितने प्रोजेक्ट है। तो कह रहा है इस वाले प्रोजेक्ट को हमने कैलकुलेट करने के लिए वी यूज डीसीएफ बेस्ड अप्रोच, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। कह रहा हमने डीसीएफ मेथड से इसको कैलकुलेट कर लिया और उसके अंदर हम आए हैं कि 549 बिलियन तो आपकी आज की प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी 11% के रेट से। तो हमारे को उसका टारगेट प्राइस 1880 निकल कर आया। जब ये 550 करोड़ की तो सेल ही करने वाला है आगे आगे, वो भी सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट से। तो इस वजह से हमने इसकी कॉस्टिंग 1888 रुपए निकाली है। अभी इसके बारे में ये और अच्छे से बताएंगे। चलो और देखते हैं क्या बताया। ये बता रहे हैं कि देखो इसने जो है हर बार अपनी जो है कितना एरिया ये सेल है, हर बार इसकी सेल बढ़ी रही है, एक भी बार कम नहीं हो रही है और बढ़िया ग्रोथ आ रही है। ये इसके लॉन्चेस है, कितने स्क्वायर फीट माल बेचा है इसने, हर बार इसका स्क्वायर फीट बढ़ ही रहा है। और जब जब इसने लॉन्च किया है इसकी सेल बढ़ी है। और जिस साल इसने लॉन्च नहीं करा, जैसे ये वाला साल है इसमें लॉन्च नहीं किया तो इसमें सेल कम हो गई। तो जब इसने सेल करेगा, और हम ऐसा ज्यूम कर रहे हैं कि सर 25 में इसकी सेल थोड़ी सी कम हुई है ना, देखो 11 से 9 पे आई थी, इसीलिए शेयर का प्राइस गिरा हुआ है। मेरे को लगता है रामू जी को क्लियर हो गया होगा कि प्राइस अच्छे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कंपनी धम 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 गिरने लगा और अब ये बिल्कुल बढ़िया रेट पे मिल रहा है। इस वजह से भी 58% की ग्रोथ आपको दिख रही है, क्योंकि ये गिरा हुआ। हाँ सर, इसको ना 2024 में काफी ज्यादा सेल डाउन थी। अगर आप जैसे नीचे फाइनेंशियल देखेंगे ना तो वहां से 25 में जो करंट ईयर का 25 का लास्ट क्वार्टर है उसमें भी कम थी, लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा गिर गया। लेकिन अब यहीं से क्योंकि कम इसलिए थी क्योंकि नए प्रोजेक्ट पे खर्चा हो रहा था और नए प्रोजेक्ट अभी फाइनल नहीं हुए थे, लेट हो गए थे थोड़े। अब वो प्रोजेक्ट फाइनल हो गए हैं, आने वाले 1 साल के अंदर उनकी लॉन्चेस होंगे तो सेल बढ़ेगी और फिर ये रॉकेट बन सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में कहा भी था, लास्ट क्लास में, कि लोधा डेवलपर अगर किसी को अगले 30 साल के लिए भी लेके रखना है तो उसके पास अगले 30 साल तक की प्लानिंग है उस कंपनी के पास कि मैं प्रॉफिट कैसे करूंगी। तो अगले लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को 30 साल के लिए भी लेकर रखना है तो लोधा डेवलपर लेकर आप रख सकते हैं। ये बात मैंने बोली थी और 30 साल के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे करेगी वो काम। उसके बाद इतना बड़ा लैंड बैंक है, इतना बड़ा लैंड बैंक है कि छोड़ो नया खरीदने के बारे में, नया मत खरीद दो, वो पुराना ही बेचते रहो तो भी 30 साल नहीं बेच पाएगी। इतना लैंड बैंक है कंपनी के पास, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रेंथन बेंगलुरु विद एडिड हेडरूम इन द एमएमआर एंड पुणे। कह रहा बेंगलुरु में तो बढ़िया कर ही रहे थे लेकिन अब महाराष्ट्र में और पुणे में भी बढ़िया करने लगे। इसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतनी सेल हो जाएगी उतनी सेल हो जाएगी, ये आप पढ़ लेना। मैंने आपको पढ़ने के लिए पहले भी दिया था, आपने पढ़ा भी होगा। इसमें से इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं। देखिए ये 115 लॉन्च हुए, ठीक है, और उसमें से 77 एब्जॉर्प्शन हो गए बिलियन में। अगर आपने 115 लॉन्चेस करे तो 77 बिलियन की आपके पास प्री बुकिंग आई। फिर अगली बार आपने सिर्फ 55 लॉन्च करे तो आपकी प्री बुकिंग 51 की आई। फिर आपने 51 लॉन्च करे तो 45 बिलियन की प्री बुकिंग आई। और यहां पर क्या हुआ, ये दूसरी कंपनी है सोभा ने 94 करे फिर भी 37 नहीं आई। मतलब ये कंपैरिजन दिखा रहा है कि देखो पीपीईएल ने 115 लॉन्चेस करे तो भी 77 बिलियन कमा पाया, यानी कि लगभग 75%। जीपीएल ने 55 करे और 51 कमा लिया, मतलब लगभग 80%। इसने 51 करे और 45 कमा लिया, मतलब ये भी 80%। शोभा की तो बात ही छोड़ दो, इसने तो बहुत ज्यादा करे लेकिन फिर भी कुछ नहीं कमा पाया। लेकिन लोधा की अगर हम बात करें तो 11 करे और 7 कमा लिए। पहली बात तो अपने आप में बहुत छोटी कंपनी है कि 11 ही लॉन्चेस करे फिर भी 7 बिलियन कमा लिए, 70% के लगभग है। और अब आने वाले टाइम में क्या होगा, इसके लॉन्चेस भी ज्यादा होंगे और सेल भी बहुत ज्यादा होगी, तो ये जो परसेंटेज है ये बढ़कर आएगी। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। लोधा रैंक करती है 2 नंबर पे, पुणे मार्केट में ये नंबर 2 पे रैंक करती है। अगर हम पुणे की बात करें तो वहां 3 कंपनियां, जीपीएल, लोधा और केपीडीएल।
तो अब जरा इसको कंपेयर करते हैं। देखो जीपीएल ने 51 लॉन्चेस करके 34 कमाया, लगभग 70%, लेकिन लोधा ने 37 करके 25 कमा लिया, लगभग 70%, और इसने 37 करके 24 कमाया तो लगभग 70%, मतलब तीनों ही कंपनियां 70% पे हैं। तो लोधा भी कहीं से कहीं तक कोई कम नहीं है, लेकिन सब में सबसे छोटी कंपनी इस टाइम लोधा ही है। तो जो छोटी कंपनी होती है उसमें ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो बड़ी कंपनी होती है तो पहली ग्रोथ फेज में वो और कौन से कितना ग्रोथ करेगी, तो छोटी कंपनी पे ग्रोथ के प्लान ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि लोधा आगे आगे अच्छी ग्रोथ करेगी। ऐसा ही कुछ यहाँ अगले 12 महीने में वो क्या क्या लॉन्चेस होने वाले हैं, कितना कितना कमाएगी, ये बता रखा है। और देखो इतनी डिटेल में इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, तो फिर हम क्या कर लेंगे, इनका इनको ज्यादा नॉलेज है, तो सही लग रही है। चार्टिंग द न्यू फ्रंटियर इन द एनसीआर, और भी एनसीआर में भी आ रहे हैं, एक नया अपना प्रोजेक्ट लेकर एनसीआर में पहली बार आ रहे हैं। और लोधा डेवलपर के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना वो कम रेंज के होते हैं डीएलएफ की अपेक्षा। तो एक लाइन ये वाली पढ़ते हैं, टू रीइंफोर्स द रीजनल लीडरशिप द कंपनी हैज अपॉइंटेड मिस्टर अमनदीप। देखो बहुत बड़ी बात है ये, कौन थे जरा इनके बारे में बता देता हूँ। मिस्टर अमनदीप जो थे सीईओ थे एनसीआर में, ही ब्रिंग्स ओवर 2 डिकेड्स इन द रियल एस्टेट एक्सपीरियंस, उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी कौन सी कंपनी में, इंक्लूडिंग सीनियर पोजीशन एट डीएलएफ जो कि सबसे बड़ी कंपनी है, गोदरेज प्रॉपर्टी, इक्विप्ड विद द लोधा विद स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल डेप्थ ऑफ द नॉर्थर्न एक्सपेंशन। इन्होंने क्या करा, जब एनसीआर में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने थे तो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ जो था ना उसे तोड़ लिया और अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया। कौन, मिस्टर अमनदीप। और इन्होंने गोदरेज और डीएलएफ को कई गुना बना दिया अमनदीप जी ने। अब अमनदीप जी लोधा डेवलपर के साथ जुड़ गए हैं। लोधा डेवलपर के साथ जुड़ने की वजह से अब ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ इन्होंने डीएलएफ को और दूसरी कंपनीज को दी है ये लोधा डेवलपर को भी दे पाएंगे। तो ऐसा सोचकर अब ये जॉकी पे दाव लगा रहे हैं। कौन, जो एक कंपनी थी, ये जो रिपोर्ट बनाने वाली कंपनी थी, ये कह रही है कंपनी तो हमें बढ़िया लगी रही है लेकिन उससे बढ़िया हमें जॉकी लग रहा है। जॉकी कौन है यहाँ पर, अब अमनदीप जी अमनदीप मैनेजमेंट सीईओ। मैनेजमेंट। अब वो मैनेजमेंट पे दाव लगा रहे हैं कि जो मैनेजमेंट डीएलएफ बना सकता है, क्या वो लोधा को डीएलएफ नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ठीक, तो अब दाव लगा इस चीज पे। अब देखते हैं क्या होता है अगले 1 साल में। तो लोधा एक अच्छी बाय है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यही सब लिखा हुआ है कि टाइम पे पूरा कर लेते हैं, पलावा प्रोजेक्ट से इतना होगा उतना होगा, ये आप पढ़ लोगे, बहुत लंबी रिपोर्ट है, सारा नहीं पढ़ा सकता, 10 पेज है। रेजिडेंशियल कलेक्शन सर आप ना इसके फाइनेंसेस डिस्कस कर दीजिए सर, जो साइड में जो है। मैं फाइनेंशियल्स पे आ रहा हूँ। रेजिडेंशियल कलेक्शन देखिए, रेजिडेंशियल कलेक्शन जो है ना इनकी हर बार बढ़ ही रही है, देखिए हर साल बढ़ रही है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है। ठीक है, कंफर्टेबल डाटा इवन बिजनेस स्केल कह रहा है, कंफर्टेबल डाटा इवन एज बिजनेस स्केल, नेट डेट कैप्ड एट द 50% कह रहा है। डेट जो है मैक्सिमम 50% हुआ है इनका आज तक, अभी तो आजकल तो 25 ही चल रहा है। द कंपनी नेट डेट इंक्रीज, अब इंक्रीज हुआ है 54 बिलियन पे, फ्रॉम 40 से 54 हो गया, रिफ्लेक्टिंग एग्रेसिव बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ 250 बिलियन। इसकी वजह से ज्यादा प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं। द नेट डेट इक्विटी रेशियो अभी भी 25 पैसे पे ही है और पहले 20 पैसे पे था, अभी 25% हो गया है। और इसे मैक्सिमम इसे 50% तक ले जाने का इनका मन है। और जब इतना पैसा आएगा तो उसके पैसे का क्या करेंगे, उस पैसे से नई लैंड बैंक खरीद देंगे और फिर उसे डेवलप कर देंगे। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन विल एनेबल द कंपनी टू रिड्यूस नेट डेट एंड टर्न कैश बाय द, वो कह रहा है 27 का एक्सपेक्टेड जो है ना, हमारे को ऐसा लगता है कि सारा का सारा लोन ही पे कर देंगे, लोन बचेगा ही नहीं, इतना पैसा आ जाएगा 27 तक। तो ROE एस्टिमेटेड एट 15%, रिटर्न इक्विटी कंपनी को लग रहा है 15% हो जाएगी, बल्कि हमारी जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 13% हो जाएगी, जो कि रियल्टी सेक्टर कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेट डेट टू इवेंचुअली डिक्लाइन कह रहा, डेट तो हमारा उल्टा कम हो जाएगा और दो यहाँ पर 22 के बाद तो हमारा डेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो पहले डेट हमारे पास 9.2 बिलियन होता था जो खत्म होते 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 अब देखो यहाँ आ गया, माइनस में भी जा रहा है। अब तो डेट हमारा आगे आगे माइनस में जाने के कगार पे है। चलिए बाकी इसके बारे में भी ये लिखा हुआ है, एक बार मैं इसके फाइनेंशियल्स पे जाऊंगा लेकिन उससे पहले बीच के आइटम देख लेता हूँ। PL परफॉर्मेंस ऑन द बैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, अ राइज इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड टू बी 193 बिलियन हो जाएगा 28 तक, 12% CAGR मिलेगी आपको, और एक्सपेक्टेड EBITDA वो 55 बिलियन हो जाएगा 28 तक, इंप्लाइंग 11% CAGR। अभी जितनी भी चीजें बता रहे हैं बार बार 28 28 28 बोल रहे हैं, यानी कि जो इनका टारगेट है वो 28 से 29 तक का है, 58% का। EBITDA margin is also projected to be 29%. PAT is likely to clock 16% CAGR और वो 43 बिलियन हो जाएगा। वैल्यूएशन एंड व्यू देख लीजिए क्या है। वी वैल्यू लोधा बेस्ड ऑन द SOTP1, क्या रेजिडेंशियल वैल्यूड
यूजिंग द डीसीएफ कैश फ्लो ऑफ 11% से 1 पॉइंट तो ये लिया इन्होंने। दूसरा, कॉमर्शियल बिजनेस जो वैल्यू किया इन्होंने वो कैपिटल रेट ऑफ 8.5% से किया फॉर ऑपरेशनल एसेट्स एंड डीसीएफ अप्रोच लगा दी उसके ऊपर भी, और दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद इनका जो आंसर आया वो 1888 आया। वी अराइव एट द एनएवी ऑफ, देखो 1345 बिलियन की एनएवी ने कहा, आफ्टर डिडक्टिंग नेट डेट उसमें से 25 बिलियन का डेट लेस कर दिया, अप्लाइंग अ 40% प्रीमियम टू इट्स एनएवी, वी अराइव द टारगेट प्राइस ऑफ 1880। कह रहा उसके बाद हमने 40% का प्रीमियम दिया क्योंकि ये कंपनी अगले आने वाले 4 साल में अपने आप को 40% ग्रोथ कर लेगी। उस हिसाब से 40% का प्रीमियम देके उनको जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आई वो 1880 आया। लेकिन अगले साल कितने साल में, 2028 तक का टारगेट है इनका। अभी चल रहा है 25, 26, 27, 28, 3 साल बाद तक का टारगेट इसका 58% है। मतलब अगर कोई पैसा आज अपना 100 रुपया लगाएगा तो इन्हें लगता है अगले आने वाले 3 साल में 160 हो जाएगा, जो कि 18% की कंपाउंडिंग ग्रोथ निकल रही है। तो अगर किसी को अपना पैसा 18% से ग्रो करना है तो अपने पैसे का कुछ पार्ट वो लोधा डेवलपर में लगा सकता है। ऐसा ये कंपनी बोल रही है, मैं नहीं, ये रिपोर्ट बोल रही है। जी रामू जी, क्वेरी बोलिए। ये जो EBITDA मार्जिन है, तो मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट पे इनको 18 वो 38% कुछ था ना सर मार्जिन, वो है ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हाँ। डिविडेंड। हम्म। थोड़ा सा और पढ़ते मतलब जितना भी इनको रेवेन्यू होता है सर उस पे इनका, एक बार सर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जहाँ सर वो EBITDA मार्जिन दिख रहे थे ना। ये EBITDA मार्जिन इज आल्सो प्रोजेक्टेड हाँ। टू बी 20। 29। तो इसका मतलब सर जो भी इनका रेवेन्यू आता है उसमें इनका 29% मार्जिन रहता है। हाँ, इनका टारगेट है आने वाले सालों में, क्योंकि देखो 1,000 करोड़ की मछली जगह खरीदी, 5 साल उसको इंतजार करा, फिर बेचा, तो 3 गुना पे बिकती है, 29% तो आ ही जाएगा भाई। 1,000 करोड़ की खरीदी, 1,000 करोड़ का ब्याज दे दिया, 2,000 करोड़ की हो गई, और 3,000 करोड़ की बेच दी, तो अब जो 3,000 करोड़ में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 30% तो बना, और आ जाता है इतना प्रॉफिट। तो जब रखी थी 6-7-8 साल पहले खरीद लेते हैं तो 3-4-5 गुना पे तो बिक जाती है इनकी जमीन। सारे खर्चे लेस करने के बाद 30% का प्रॉफिट ही ना आ जाता है लॉन्ग टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। लोधा डेवलपर को आ रहा है, छोटी कंपनी है ना, डीएलएफ को नहीं आ पाता इतना। चलिए, वैल्यूएशन इन्होंने बिल्कुल कैलकुलेट करके बता दी। देखो हमने रेजिडेंशियल को इस तरह से किया, पालवा को इस तरह से किया, कॉमर्शियल को इस तरह से करा, इंडस्ट्रियल को इस तरह से करा। जिसको ये डीसीएफ अप्रोच आती होगी वो इसे कैलकुलेट भी कर लेगा, और उस हिसाब से इनकी नेट डेट इनका इतना है, सब कुछ कैलकुलेशन कर कुरा के इनके पास लास्ट में जो आंसर आया वो 1192 का इनका टारगेट आया है ना। तो करंट मार्केट प्राइस सॉरी 1192 और 1888 का इनका टारगेट बना। तो ये पूरी कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि भाई 1888 का हमारा टारगेट है। वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं डीसीएफ अप्रोच में और बहुत सारे वैल्यूएशन के प्रिंसिपल आपको सिखाऊंगा, वो आपको आ जाएगी। लेकिन आपको भी मैं सिर्फ वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती कैसे वो दिखाई। फिर ये पूरा का पूरा पीएल अकाउंट ही डाल दिया इन्होंने कि भैया ये तो इनका सचमुच का पीएल है, और एक्सपेक्टेड भी डाल दे कि आगे एक्सपेक्टेड में क्या लग रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है कि इनकी सेल इतनी हो जाएगी। अब अगर इतनी सेल हो गई तो ये प्राइस हो जाएगा जो इन्होंने बोला, अगर नहीं हुई तो प्राइस इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसमें लगा सकते हो आप पैसा, लेकिन रिस्की है, ऐसी कोई गारंटी नहीं। जिस तरह से उन्होंने बोला, देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो सेल पिछले साल 137 थी वो सीधे 181 हो जाएगी, 50 लाख बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी 50 करोड़ रुपए? 137 से वो 50 बढ़ानी है, 50 बढ़ानी है तो लेवल 25% की ग्रोथ एकदम से मुझे नहीं लगता आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो 1,03,000 से 137 भी तो हुई है ना, तो 32% की ग्रोथ तो आई भी है। तो 32% की अगर दोबारा ग्रोथ आ जाए तो हो भी सकती है। इसका मतलब जो कंपनी बोल रही है वो हो भी सकता है। जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इनकी सेल 30% बढ़ जाएगी, तो भैया पिछले सालों में 30% बढ़ी तो है। जब पिछले 3-4 क्वार्टर से बढ़ रही है तो हो सकता है इस बार भी बढ़ जाए, तो सही बात है। फिर तो अगर बढ़ गई तो 58 आ भी जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट है, 3 साल के टारगेट है इनके, ठीक। और भी लिखा हुआ है, सब आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल से कैश ईपीएस कितना, पे आउट रेशो कितना, पीई रेशो कितना, चलो चेक करते हैं थोड़ा सा। इनकी बुक वैल्यू देखो हर साल बढ़ रही है, 251 थी, फिर 263 हो गई, यहाँ पर इन्होंने बोनस दे दिया इसलिए 177 हो गई, वो 202 हो गई बढ़कर, अब आगे आगे इनकी टारगेट यही हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशो इनका यहीं से शुरू हुआ, 25 से ही शुरू करा इन्होंने डिविडेंड देना, और पे आउट रेशो 15% ऑफ द प्रॉफिट दे देते हैं ये। पी देखो, पी पहले 47 था, फिर 37 हुआ, फिर 73 हुआ, अब 43 है, और आगे आगे 32, 29 और 27 से वैल्यू कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम तो पी भी कम वैल्यू लेकर चल रहे हैं, 32 लेकर चले हैं। देखो 32, 29, 27 का पी लेकर चल रहे हैं, और बल्कि इनका अभी का पी 43 है। तो मतलब ये जो इन्होंने अपना टारगेट बताया है ना, बहुत ज्यादा सिकोड़ के बताया है।
मतलब 43 के पी पे नहीं बताया इन्होंने, 30 के पी पे बताया है। तो मतलब जो टारगेट दिया है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव दिया है, इससे भी ज्यादा का टारगेट है इनका। बहुत सही टारगेट दिया है, नाप तोल की कोई दिक्कत नहीं है, इतने कम टारगेट दिया है इन्होंने। 30 के पी पे टारगेट दिया, 30 तो मिल ही जाएगा। अगर इनकी सेल इनके हिसाब से बढ़ गई तब भी टारगेट आ जाएगा, सेल थोड़ी बहुत कम भी रहेगी तब भी टारगेट आ जाएगा। मतलब बहुत सोच समझ के टारगेट दिए गए हैं, मुझे तो कोई गलत नहीं लग रहे हैं टारगेट। लेकिन अगर किसी का दिमाग पैसे लगाने में अगले 3 साल के लिए लगाना हो, और टोटल कैपिटल का 5 से 10% ही लगाना है, क्योंकि सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा लगाएंगे ना, 20 कंपनियों में कम से कम। चलिए, और इन्होंने ये सब चीजें लिखी हुई। डेटर कलेक्शन रेशो देखो, पहले 26, 28, 21, 21, 21। इन्होंने मतलब डेटा कलेक्शन भी बहुत बढ़िया है इनका, 20-21 दिन का ही है। क्रेडिटर तो इनके 81-90 दिन के हैं, है ना। इन्वेंट्री भी देखो इनकी कम है इनके सिर पे अब, और आगे आगे और कम हो जाएगी, जो ज्यादातर इन्वेंट्री तो बेच ही चुके हैं, है ना। एसेट टर्नओवर भी इनका बढ़िया है। करंट रेशो तो इनका बहुत ही बढ़िया, 2 के आसपास है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखो तो 14-15 हो जाएगा। अब आगे इनका तो है 25% का इंटरेस्ट रेशो। डेट इक्विटी रेशो तो आपको बता ही दिया कंपनी ने, 25% का है, हमारा 0.3 लिख रखा है, वो 0.25 है ना, 0.25 है। डेप्रिसिएशन वगैरह मतलब सब चीज ठीक ही लग रही है। जैसा कंपनी के बारे में कहा गया है कि अगर उनकी सेल बढ़ जाए तो कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी। किस किस को आप में से ये रिपोर्ट समझ में नहीं आई? सर रिपोर्टेड तो सारी थ्योरी में है सर, वो तो पास करके बस एक बार फाइनेंसिस में समझ के ध्यान से पढ़ूंगा ना, तो क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें ये है, क्योंकि वो सारी कैलकुलेशन करना पड़ेगी। हाँ बाकी थियोरेटिकल एस्पेक्ट मुझे सही से सर नहीं आया, हाँ जी, उतना सही से नहीं आया समझ में। क्या समझ में नहीं आया? अभी मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन तो सिखाया नहीं है आपको। डीसीएफ अप्रोच कैसे 1888 का टारगेट किया ये नहीं सिखाया आपको, इसलिए यह समझाया भी नहीं। लेकिन बाकी तो सिर्फ मैंने समझाया है कि जो ये कंपनी है जिसने रिपोर्ट बनाई है, इनको लगता है कि कंपनी की सेल इन फ्यूचर बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ने वाली है? वो प्रोजेक्ट पे गए, वहां जाके प्रोजेक्ट के बारे में पता किया, डिमांड पता करी, कंज्यूमर क्या चाहता है, क्या रेट्स हैं, पिछले 10 क्वार्टरों में, पिछले 8 क्वार्टर में कंपनी की सेल कैसे बढ़ के आ रही है। वहां से एक्सपेक्टेशन लगाई कि हाँ आगे भी बढ़ेगी। खाली रूम में बैठकर तो हम नहीं कर सकते ना एनालिसिस। Yes. क्या करना पड़ता है, कंपनी के बारे में जाके पता करना पड़ता है कि सच में सेल बढ़ेगी, क्या लोग उसे खरीदना चाह रहे हैं, रेट कैसे हैं। तो वहां के लोगों से ही पता करना पड़ता है। महाराष्ट्र वाली बात महाराष्ट्र के लोगों से पता करी होगी, पुणे वाले प्रोजेक्ट के बारे में पुणे के लोगों से पता करा होगा, 15-20-50 लोगों से। ऐसे ही एनसीआर की बात एनसीआर वालों से पता करी होगी, और वहां से करके एक अंदाजा लगाया कि इनके प्रोजेक्ट की डिमांड है कि नहीं। दूसरा अंदाजा कहां से लगाया भाई, पिछले 3-4 क्वार्टर की सेल देख ली, अगर सेल बढ़ रही है मतलब डिमांड है। तो बस यहां से अंदाजा लगाने के बाद उन्होंने एक रूल बना दिया कि भैया हमारे को लगता है ये कंपनी अच्छी ग्रोथ दे रही है और आगे भी अच्छी ग्रोथ देती रहेगी। उस ग्रोथ के हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन कर दी कि इतनी सेल आ जाएगी, अगर इतनी ग्रोथ रही तो इस सेल के हिसाब से हमारी प्रॉफिट इतना आएगा, और प्रॉफिट के हिसाब से हमारी वैल्यूएशन ये आनी चाहिए। और वो कैसे आती है वो हम इस लेसन में सिखाएंगे जो भी पढ़ा रहे हैं। बाकी इस वाली रिपोर्ट में कुछ खास बड़ी चीज नहीं बताई जो आपको समझ में ना आए। ठीक है सर। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार रिपोर्ट पढ़िए, और नहीं समझ में आए तो कल मेरे से फिर से पूछिए। ठीक है सर। मैंने आपको 2 दिन पहले रिपोर्ट दे दी थी, ये इसीलिए दी थी कि आप इसे पढ़ेंगे सब। 10 पेज की रिपोर्ट थी, पढ़ी जाती है 1 घंटा लगाते तो पढ़नी है, उसके बाद पूरी समझ में आएगी। न्यूमेरिकल पोर्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन अब मैं आपको कराऊंगा आज। तो डीसीएफ अप्रोच समझाने जा रहा हूँ, है ना। स्टूडेंट सब आ चुके हैं, इसलिए पहले रिपोर्ट ले ली थी। अब डीसीएफ अप्रोच पे चलते हैं। व्हाट इज डीसीएफ अप्रोच? डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच। ये आ गई डीसीएफ अप्रोच के। मैंने कल आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया था अगर आपने एक बार पैसा दिया और 10 साल बाद लेना हो तो कैसे होगा वो कैलकुलेशन। और अगर आपने 10 साल बाद का पैसा बताया हुआ है और आज की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ये 2 चीज मैंने आपको बताई थी। अब मैं अगली चीज आपको बता रहा हूं। एक्सेल शीट में बताता हूं बल्कि।
अब जरा एक चीज देखिए, अगर मैं आपको बोलूं अमाउंट वैल्यू, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स वाला पोर्शन है अभी ये। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन है, सबको समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसको मैथ समझ में आती है उसे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है और जब तक समझ में नहीं आएगा आप उससे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश पूरी करूंगा आपको समझ में आ जाए, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। ठीक है, आप ध्यान समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। एक्सेल आपको चलाना आता होगा तो ये बिल्कुल आएगा। देखिए, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए हर साल दिए, ये मैंने 1-1 लाख रुपए लिख दिए। अगर आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए कहीं पर 10 साल तक जमा किए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि 10 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो आप कैसे बताएंगे? भाई जो आपने पहले साल 1 लाख जमा करे उसमें 10 साल का ब्याज मिलेगा, जो अगले साल 1 लाख जमा करे, जैसे ये 1 लाख शुरू में दिया, इसमें 0 ईयर लिख दिया मैंने, फिर ये 1 लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां साल आपने ये पैसे दिए। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि उसकी 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, उसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। फिर तो मैं लिख दूंगा इसे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपको 10% सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, इतनी देर से क्यों नहीं बोला? नहीं दिख, इसको नहीं दिख रहा? हाँ, दिख रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू होगा। थैंक यू। मुझे दिखता था। हाँ, सबको दिख रहा होगा। मैंने 10% से बता रहा हूँ, ये जिसकी मैथ्स बढ़िया ध्यान समझते रहिए, जिनकी नहीं है वो पूछते रहना, जहां समझ में ना आए। जरा ध्यान समझिए, अगर आपने 1 लाख रुपए मुझे आज दिए और 10 साल बाद कितने वो ये पता लगाना है, जरा ध्यान समझिए। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, फिर कल भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ ये वाली बात कि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर के लिए 1 मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, रेट जो भी 10% है तो 0.10 लिख देंगे इसे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 10 साल से करेंगे, 10 साल की पावर 10, तो 1.1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकल कर आएगा। चलो मैं निकाल देता हूं। जो यहां पर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आया वो आएगा आपका ये वाला, ये वाला बता रहा हूं, ये आ गया 1.10। फिर ये आ गया आपका दिस मल्टीप्लाइड बाई 1.10। किसी को ये वाली बात समझ में ना आई हो तो बोलो। ये आ गया, इसको ये फैक्टर समझ में नहीं आए। सर ये जो फॉर्मूला आपने लगाया 1 + 1.10 होना चाहिए था ना? हाँ हाँ, ये वही तो है, 1 + 0.10, तभी तो 1.10 आएगा। ठीक। देखिए, जब 1 साल का ब्याज मिलना था तो मैंने यहाँ पर एक ही बार मल्टीप्लाई करी, मतलब मैंने 1 × 1.10 कर दिया, तो आंसर निकल कर आया 1.10, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने जब 2 साल का निकालना था, जो पहले साल का आंसर आया था 1.10, इसको 1.10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आंसर आया 1.21, मैंने यहाँ लिख दिया।
फिर इस 1.21 को मैंने 1.10 से मल्टीप्लाई कर दी, 1.331 आएगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करता चला गया। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ये 1.1 की पावर 1 था, ये 1.1 की पावर 2 था, ये 3 4 5 6 7 8 है। इतना समझ में आ गया ना? यहां तक तो कोई क्वेरी नहीं किसी की? नहीं नो सर। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिलीट नहीं होने का। सर कट करके नीचे पेस्ट कर लीजिए उसको। हो गया डिलीट हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब ये बात सबको समझ में आ गई ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो अब मैं देखता हूँ कितने पैसे हो गए मेरे। अब जो मुझे करना है, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर। ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो देखिए, जो मैंने 1 लाख रुपए बिल्कुल लास्ट के ईयर दिए, तो उसमें मुझे 21 साल का ब्याज मिला, वो बने 1,10,000। लेकिन जो मैंने 2 साल पहले दिए, तो उन पे 2 साल का ब्याज मिल गया, वो बन गया 1,21,000। ऐसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो मैंने सबसे शुरू में दे दिए थे ना 1 लाख रुपए, वो मेरे बढ़कर हो गए 2,85,000 रुपए, क्योंकि उन्हें पूरे 10 साल का ब्याज मिला। यानी कि अगर जो मैंने 10, मेरी जेब से कितने गए टोटल? 10 लाख, और मुझे मिले कितने होंगे? मुझे मिले हैं 20,38,428। आपकी जेब से गए कितने? 10 लाख। अब एक आपकी जेब से गए 1,10,11 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 11 हो गए। होते जीरो काउंट कर लिया ना सर? लो, एक कम कर दिया। 9 तक लेंगे। क्या कर दिया मैंने? एक कम कर देते हैं, रुको। अच्छा, 0 से लेके 9 तक करना था। हाँ ठीक है। तो ये लो 1.1, ये आया सही। तो हमने 10 लाख रुपए लगाए, 1-1 लाख करके, और उसके बदले में मिले 17,53,000 रुपए। अगर ये 10 साल के लिए किया तो ये, और अगर यही काम 35 साल के लिए कर देते तो कैसे होता, वो भी बता देता हूँ लो करके। ये हो गए 35 साल तक, और अब इस 35 साल से शुरू होगा ये। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी अब। और ये 35 साल का मैंने टोटल कर दिया आपके सामने। ये हो गए सर आपके, आपकी जेब से गए 35 लैक्स, और आपको मिले 3 करोड़। आपकी जेब से गए हैं 35 लैक्स, और आपको मिल गए हैं 3 करोड़। किस किस को समझ में आ गई मेरी बात? सबको समझ में आ गई? फ्यूचर वैल्यू निकाली है। वेरी गुड। जी सर। और सर जो हाँ बोलिए। प्रेजेंट वैल्यू वाला है, लास्ट वाला, तो एक बार सर उस पे आएंगे आप स्क्रीन पर? जी, जो डी कॉलम है सर, ये टोटल अमाउंट हमें रिसीव होगा फ्यूचर में, जो 35 साल बाद। हाँ 35 साल के बाद ये अमाउंट मिलेगा। और ये आपकी सारी EMI, जी सर बेसिकली SIP कैलकुलेट कर ली हमने सीधे। हाँ, अगर हम 1 लाख रुपए साल इन्वेस्ट करें, तो 35 बाद हमारा अगर सिर्फ 10% का ब्याज, हमारे पे 10% का ब्याज लगा है, सिर्फ 10% का रिटर्न अगर हमें आ जाए, तो हमारे कितने पैसे हो जाएंगे? 1 लाख रुपए साल से 10% से सिर्फ आपके 3 करोड़ हो जाएंगे, जिसमें आपकी जेब से सिर्फ 35 लाख जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा मैं इसमें बता रहा हूँ, एक तरीका ये भी हो सकता है ना सर, मैं आज कितने पैसे लगा दूं कि मुझे 1 लाख रुपए साल मिलते रहे, उल्टा। तो इसे क्या बोलते हैं? 1 लाख रुपए साल की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी, कि मैं, समझ गए मेरी बात? कि मेरे को एक अमाउंट बता दो कि मैं आज दे देता हूँ, और फिर मुझे 1 लाख रुपए साल देते रहना, STP।
बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू कि आज की प्रेजेंट बता दो मुझे कितनी देनी है, तो मेरे को 1 लाख, फिर मुझे 1 लाख रुपए साल मिलते रहेंगे। अब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। अब सेम क्वेश्चन होगा, मैं इसके बराबर में ही कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने से बना दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बाद ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और यहाँ पर मुझे लिखना था फ्यूचर वैल्यू। चलिए जी, फ्यूचर वैल्यू। सर ये शीट सेव कर लीजिए सर। मैं सेव करके देता हूँ आपको। लो जी, सेव हो जाएगी। बुक 1 डेस्कटॉप। चलिए देता हूँ। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखते हैं कैसे निकलते हैं। 0 ईयर का होता है 1, फिर डिवाइड करते रहते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.1, फिर आंसर इक्वल्स टू लगाना रह गया। एक्सेल चलाना तो सबको आता होगा ना, नहीं आता है तो कुछ फिर सीखने में दिक्कत आएगी। इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 1.1 और फिर इसकी कॉपी, और ये इसका आंसर आ गया। आपको 35 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसके लिए आपको आज कितने 10,60,000 रुपए। अगर 10,60,000 रुपए वो बंदा आज ही लगा दे, 1 लाख रुपए साल मिलता रहेगा, और ठीक 35 साल बाद उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। मतलब 10,60,000 अगर आप आज एक बार दे दो और सिर्फ 10% की रिटर्न आपको मिल जाए, तो आपको 1 लाख रुपए 35 साल तक मिलते रहेंगे। चलो अच्छा, अब एक बात बताओ, ये वाली पहले बताओ, इतना समझ में आ गया? प्रेजेंट वैल्यू है भैया, आपने 10,60,000 दिए, 10% का ब्याज मिलेगा। 10% का ब्याज कितना मिलेगा आपको? लगभग 1,10,000 रुपए। 1,10,000 में से 1 लाख आपको मिल जाएंगे, 10,000 उल्टा आपके जमा हो गए। ठीक है, सही है। 1 लाख रुपए साल आपको मिलते रहेंगे, 10% से भी अगर आपको 10% का भी इंटरेस्ट मानकर चले हम, ठीक है, उसके लिए आपको 10,60,000 रुपए आज जमा करने पड़ेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? सर मतलब आज 10 लाख रुपए दे दिए तो नेक्स्ट ईयर से 1 लाख रुपए मिलने चालू हो जाएंगे। हाँ, और वो अगले 35 साल तक मिलेंगे। बिल्कुल, ये प्रेजेंट वैल्यू है कि अगर आपने 1 लाख रुपए साल का मिलना है आपको चाहिए, तो 10% का मान लीजिए कि हमें जो है उस पे 10, जो पैसा आप आज लोगे उस पे 10% ब्याज देना है। तो ये कह रहा है कि आप आज 10,60,000 दे दो, ठीक है। वो 10,60,000 वैल्यू है 35 लाख की। मतलब कि चाहे तो आप 1 लाख रुपए साल ले लो, या 10,60,000 आज एक बार ले लो, दोनों बराबर है। सर ये प्लान में लास्ट 35 साल के बाद लमसम अमाउंट कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ इसके अंदर। आज जहां पर मुझे लग रहा है असगर जी को दिक्कत है, असगर जी सोच रहे हैं कि अगर 10,60,000 मेरे पास है, नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा ही बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आपको ये नहीं लग रहा कि 1,06,000 तो मुझे ब्याज ही मिल रहा है, तो मैं 1 लाख लूंगा तो 6,000 कहां गए मेरे? अगर आपके मन में ये नहीं आई तो आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। देखिए आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि 10,60,000 दे दीजिए, 1 लाख रुपए साल आपको मिलता रहेगा, और लास्ट में कुछ मिलेगा, कहां गए वो 6,000 रुपए? और जो 10 लाख, वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा लास्ट में, तो ये बताओ ये रिटर्न हो जाता है। हाँ क्यों हाँ, नहीं मिलेगा? बाद में मिलने चाहिए ना, 10,60,000 भी मिलने चाहिए, और 6,000 रुपए ये साल के बचे ये भी मिलने चाहिए। ये प्लान में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हम वो कैलकुलेशन वैसा किया है। ना ना ना, मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिला। अच्छा, कैलकुलेशन तो अगर ये प्लान वही होता, दवाई दे दो मम्मी को पूछ के कहा, और बीपी चेक करवाओ। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ, 10,60,000 रुपए आपने अगर इन्वेस्ट कर दिए, तो वैसे तो आपको 1,06,000 की इनकम होगी, तो 1,06,000 में से क्यों 1 ही लाख क्यों दे रहे हैं? तो बचे हुए 6,000 कहाँ गए? और जो 10,60,000 शुरू में दिए थे वो कहाँ गए? आपको तो खाली ब्याज ब्याज मिल रहा है, और बाकी पैसा कहाँ गया? आप देखो इसमें क्या हुआ, आपने पहला जो पैसा लिया ना 1 लाख रुपए, वो शुरू में ही ले लिया,
जरा ऊपर करता हूं, 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, आपने जो पहला पैसा लिया वो 0 ईयर में ले लिया है, ये रहा। ये 0 ईयर में जो आपने पैसा लिया, मतलब आपने पहले 10,60,000 पे करा, फिर उसमें से 1 लाख उसी टाइम पर ले लिया। अगर आपने 1 लाख उसी टाइम पर ले लिया तो कंपनी के पास कितने गए? 9,60,000। अब कंपनी क्या कर रही है? 9,60,000 पे ब्याज तो आ रहा है 96,000, तो 96,000 तो ब्याज में से दे रही है और 4,000 दे रही है आपके मूल में से। अब आपका मूल रह गया 9,54,000 रुपए का। अब अगली बार जो ब्याज आएगा वो 95,000 आएगा, लेकिन 5,000 दे देगी आपके मूल में से। अब अगली बार रह जाएगा 89,000। ऐसे करते करते 35 साल में आपका मूल भी खत्म हो जाएगा। असगर जी, अब क्लियर हुआ होगा ना? साहब सेम थिंग आई वुड लाइक टू से, दैट्स व्हाट आई सेड। ओके, क्योंकि 1 लाख मूल्य रुपए- खत्म हो जाएगा। नहीं, मूल्य खत्म हो जाएगा, या। लेकिन उसका बेसिक ये था कि 1 लाख मालूम है, वही तो मैं हिंट दिया था, कोई बंदा समझ जाएगा कि प्रीमियम वापस आएगा बोल के। हाँ। वो नहीं आएगा ये प्लान में, वही तो मैं बता रहा था। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया था तो सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं डीसीएफ अप्रोच क्या है। अगर कंपनी को लगता है कि एक कंपनी आज से 10 साल बाद उसका ईपीएस ये हो जाएगा, या कंपनी हर साल इतना 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 प्रॉफिट कमाएगी, तो जो यहां पर मैंने 1-1 लाख रुपया लिखा है वहां पर वो वाली अमाउंट लिख देते हैं, जो सी अमाउंट वो कमाएगी हर साल, और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है वही डीसीएफ अप्रोच के हिसाब से वैल्यू है। मेरी बात समझ में आई? जो मैंने आपको एक्सेल शीट अभी बनाकर दी है, देखो समझाने का स्टाइल है, मुझे लगता है मैंने डीसीएफ को समझा दिया। डीसीएफ अप्रोच कुछ नया नहीं है। क्या चाहिए? डीसीएफ अप्रोच में एक मिनट बस, ये हाँ, आपकी कंपनी, आपको पता है भाई इस साल लगता है 500 करोड़ कमाएगी, उससे अगले साल आपको लगता है 600 करोड़ कमाएगी, उससे अगले साल लगता है 800 करोड़ कमाएगी, तो 500, 600 और 800 लिख दो और फिर 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। वो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, उस प्रेजेंट वैल्यू को ईपीएस मान के, उस प्रेजेंट वैल्यू को करंट मार्केट प्राइस मान के, आप उसकी पी रेशो से मल्टीप्लाई करके उस कंपनी की वैल्यूएशन निकाल लो। उसी को बोलते हैं डीसीएफ अप्रोच। अभी मैं उसका फॉर्मूला दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा। जो चीज मैंने एक्सेल शीट में इजीली बता दिया आपको, वही इतना बड़ा फॉर्मूला बना के उन्होंने बता रखी है। चलिए मैं बता देता हूं। डीसीएफ अप्रोच वाले बोलते हैं कि जो आपका करंट ईयर का कैश फ्लो है, जो पहले साल का कैश फ्लो है, उसे 1.1 से मल्टीप्लाई करो। जो दूसरे साल का कैश फ्लो है उसे 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, और ऐसे ही करते रहो जितने भी साल हो। तो यही तो बताया एक्सेल शीट में भी मैंने एक्सेल शीट में भी तो यही करने के लिए कहा आप लोगों को, यही कहा है ना भाई, पहले साल का कैश फ्लो पहले साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कर दो, दूसरे साल का कैश फ्लो दूसरे साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कर दो मल्टीप्लाई, लास्ट में सबको टोटल कर लो। एक्सेल शीट में यही तो किया आपने। ये देखो, पहले साल का कैश फ्लो, ये पहले साल का कैश फ्लो था, इसे पहले साल से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये दूसरे साल का था, इसे दूसरे साल से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और लास्ट में सबको टोटल कर लिया। मान लो 3 साल का टोटल कर रहा है, 3 का कर लो, 10 का करना है 10 का कर लो, जितने साल क्वेश्चन में कहा हो, जितने साल के पास एक्सपेक्टेड हो उनको कर लो। बात समझ में आ रही है? तो डीसीएफ अप्रोच को अलग नहीं है, जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया यही डीसीएफ अप्रोच है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच। जितने भी कैश फ्लो हमारे फ्यूचर कैश फ्लो है उन्हें डिस्काउंट कर लो। डिस्काउंट कर लो मतलब उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्लियर? अब डीसीएफ अप्रोच के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटे छोटे, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी है, हमें लगता है कि पहले साल में वो 100 करोड़ कमाएगी। चुप करो ना से। पहले साल में वो 100 करोड़ कमाएगी, दूसरे साल में 120 और तीसरे साल में 150। मैं ऐसे कैसे करूंगा? 100 करोड़ यहां लिख दूंगा, 120 यहां लिख दूंगा और 150 यहां लिख दूंगा। ये तो गई अमाउंट। फिर यहां पर लिखूंगा पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर कैसे निकालूंगा? 12% से निकालूंगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 करके जो आंसर आएगा वो लिख दूंगा। तो ये मैं एक्सेल शीट पे करके दिखाता हूँ। 100, 120 और 150
50 को मैं एक्सेल शीट पे करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखो यही वाला ले लिया मैंने अमाउंट, सर नया शीट बना लीजिए सर, इसको शेयर कर नया दीजिएगा। शीट बनाया है मैंने, वहां से सिर्फ हेडिंग कॉपी की है, बाकी बना नया जगह रहा हूँ। ये लीजिए, ये आ गई नई शीट। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपका पहले साल में कितना बता रही थी कंपनी, 100, 120, 150 कमाएगी कंपनी, तो मैं 100, 120 और 150 लिख दिया। और उसके बाद मैंने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में कर लेना है टोटल। टोटल करने के लिए मैंने लगा दिया फॉर्मूला। ये लो जी, निकल गया आंसर। ये है इसका आंसर। इजी है बिल्कुल। आप यहां देखोगे बुक में तो इसका आंसर यही आया होगा। आ गया क्वेश्चन, ये रहा। 100 करोड़ पहले साल। अच्छा, फ्यूचर कैश फ्लो पूछा है क्वेश्चन में, फ्यूचर कैश फ्लो निकाल दो। यहाँ पर पीवी फैक्टर की जगह फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लगा देंगे। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू, नीचे शुरू होगा, 1 इंटू 1.1, सॉरी 12 है ना, तो 12 इक्वल्स टू 1.12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नया नहीं कर रहा हूं, और ये आंसर आएगा इस तरीके से। देखो इन्होंने कहा जो आपका 150 वाला है, अब ये 5% से क्यों कर दिया? अच्छा, ग्रोथ फैक्टर 5% भी लेना है। ओहो, तो कुछ ना कुछ नया निकले जा रहा है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं। 3 साल के आपके प्रोजेक्ट कैश फ्लो आपको गिवन थे। WACC 12% और एक में नई चीज थी, टर्मिनल ग्रोथ रेट भी था 5%। टर्मिनल वैल्यू भी निकलेगी। टर्मिनल ग्रोथ रेट की क्या करते हैं वो भी सिखाऊंगा, पहले इतना सीख लीजिए। अगर क्वेश्चन मान लो यहाँ पर खत्म हो जाता 12% पे, तो क्या होता किया वो होगा। आपने जो 100 करोड़ कमाए वो बन गए 140 करोड़, जो आपने 120 करोड़ कमाए वो 150 करोड़ बन गए, और जो 150 करोड़ कमाए वो बन गए 168 करोड़, और टोटल वैल्यू निकल कर आ गई 460 करोड़ की। यहां तक सबको समझ में आया? हाँ सर। ये तो मैंने सिर्फ वो वाली वैल्यू निकाली जो कंपनी ने कमाया। कंपनी अगले 3 साल में जो कमाएगी उसकी वैल्यू 460, लेकिन कंपनी की अपनी वैल्यू भी तो कुछ होती होगी। ये तो कंपनी अगले 3 साल में कमाने वाली है, उसकी वैल्यू 460, और जो कंपनी की आज की वैल्यू है वो आज की वैल्यू निकालने वाला पॉइंट अभी कराना है। ठीक है, वो कराऊंगा, उसके अंदर जोड़ दूंगा फोर्थ पॉइंट, तो टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मैं फोर्थ पॉइंट अब सिखाने वाला हूं, लेकिन 3 समझ में आ गए? ये तो मैंने अभी सिखाए थे। अब मैं टर्मिनल वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 लाख रुपए साल चाहिए ही चाहिए और 10% का ब्याज है, तो मुझे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे आज? 10 लाख रुपए से। बहुत बढ़िया। बाकी सबको भी समझ में आया 10 लाख कैसे? 1 लाख रुपए मुझे साल के चाहिए और 10% का ब्याज है। अगर मैं 10 लाख इन्वेस्ट करूंगा उसी पे, तो 1 लाख रुपए ब्याज मिलेगा मुझे 10% से। आया राम जी समझ में? हाँ सर। राम कुमार जी आया? हाँ सर। नहीं आया? आया कि नहीं? हाँ सर, आ गए। चलो बताओ। अच्छा फिर अगर मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए हो और 10% का ब्याज हो, तो कितने रुपए इन्वेस्ट करूंगा? राम जी बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। आवाज खोलिए अपनी पहले। कितने निकालना पड़ेगा ना वो सर तो। करिए सर, मैं बता रहा हूँ ना, 1,50,000 रुपए साल के चाहिए और 10% का ब्याज है, तो मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? उठाओ मोबाइल, कैलकुलेटर उठाओ, करो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कितने? 1,50,000 रुपए चाहिए मुझे हर साल और 10% की ब्याज है।
तो थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन वीक है, क्योंकि 10% से निकालना बड़ा इजी होता है। निकालने के लिए क्या है? सर नहीं निकल रहा। चलो सिखा देते हैं। सिखा देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसका रूल है टर्मिनल वैल्यू का। टर्मिनल वैल्यू इक्वल टू, लिख लीजिए फॉर्मूला। टर्मिनल वैल्यू इक्वल टू जो आपको इनकम चाहिए ना, एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस जरा ध्यान समझिएगा, अगर इनकम आपने एनुअल लिखी तो इंटरेस्ट रेट भी एनुअल रखना है। अगर इनकम आपने क्वार्टरली रखी तो रेट भी क्वार्टरली लिखना है। अगर इनकम एक दिन की रखी तो रेट भी एक ही दिन का रखना है। मतलब आप याद कर लीजिए, अगर ऊपर इनकम एनुअल है तो नीचे रेट भी एनुअल रहेगा। अगर इनकम ऊपर हाफ ईयर की होगी तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके पहले एनुअल बना लेना, फिर रेट से डिवाइड करना। टर्मिनल वैल्यू निकलती है ऐसे। अब जब मैंने राम जी से पूछा था कि मुझे 1,50,000 चाहिए और 10% का ब्याज है, 10% को हम कैसे लिखेंगे, 10 into 100, तो आंसर आएगा 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो 10% से 1.5 लाख आपको मिल जाएगा। तो जो भी रेट होगा उससे डिवाइड कर देना है एनुअल इनकम को। राम जी अब क्लियर? अब तो हो जाएगा। जी सर। तो करके बताओ चलो। 15 लाख रुपए, सॉरी, मुझे 1,50,000 रुपए साल के चाहिए और इंटरेस्ट रेट है 15%। करके बताओ कितने पैसे कैलकुलेट। ठीक है सर, बताते। 1,50,000, इंटरेस्ट रेट 15%। और सिर्फ राम जी ही बताएंगे और कोई नहीं। बाकी कर लीजिए सॉल्व, बस बोलना नहीं है। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर उसमें भी होता है। जिस जिसका हो गया वो हैंड रेस कर ले। जिस जिसका हो गया। सर आपने क्या बोला था कि 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए, 1,50,000 तो आपको की मुझे एनुअल इनकम चाहिए जिंदगी भर के लिए मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर इंटरेस्ट रेट हो 15%? 10 लाख सर। राम जी का आंसर आया 10 लाख। रामू जी क्या सही है ये? नहीं, हाँ, सही नहीं सर। सही नहीं है। अच्छा, असगर जी सही है क्या? हाँ 10 लाख सही है। कौशल जी सर सही है आप, क्या? हाँ कौशल जी सही है क्या? सही है सर, बिल्कुल सही है। तो रामू जी आप बताओ ये गलत कैसे है? सर आप क्या कह रहे थे कि मतलब 1.5 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट चाहिए सर? 1,50,000 ईयरली चाहिए मुझे जिंदगी भर। हाँ हाँ 15% का इंटरेस्ट रेट हो तो मुझे कितने पैसे आज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसी को बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। सर, तो जिंदगी और मतलब ये टाइम पीरियड नहीं मालूम ना, कितना 10 साल 15 साल अरे 20 साल? जिंदगी भर भी चाहिए हो तो क्या दिक्कत है? 15 लाख रुपए बैंक में, 10 लाख रुपए बैंक में रखूंगा, बैंक मुझे हाँ 15% का ब्याज देगा, 1.5 लाख जिंदगी भर आते रहेंगे। और जिस दिन भी पैसे लेना बंद करूंगा उस दिन मेरे पैसे वापस करेगा बैंक 10 लाख। हाँ, फिर तो सही है तो फिर आप गलत कैसे बता रहे थे? सर कि टाइम ड्यूरेशन लंबा रहेगा। टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, और राम जी ने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया। और मिस्टर राम आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो वहां पर था। क्वेश्चन में एक चीज बोली थी कि कंपनी 3 साल तक तो ये कमाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जिससे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो 12% है, टर्मिनल ग्रोथ रेट है कंपनी का 5%, और टर्मिनल वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स यूजिंग गोल्डन ग्रोथ मॉडल निकालनी है। ये गोल्डन ग्रोथ मॉडल मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है, मैं सिखा दूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाएंगे। तो वो टर्मिनल वैल्यू का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो गोल्डन ग्रोथ मॉडल नहीं था, वो नॉर्मल मेथड था जिसमें ग्रोथ गिवन ना हो। अगर ग्रोथ गिवन हो तो वहां फॉर्मूला होता है टर्मिनल वैल्यू का, वो भी लिख लीजिए। अब टर्मिनल वैल्यू इक्वल टू इनकम डिवाइडेड बाय रेट, तो मैंने आपको लिखवाया ही था। अगर क्वेश्चन में ग्रोथ भी गिवन होगी, हर साल हमारा पैसे में ग्रोथ हो जाएगी, तो माइनस ग्रोथ और कर देते हैं नीचे,
यानी कि अब जो इनकम है हमारी वो डिवाइडेड बाय रेट माइनस ग्रोथ और कर देंगे, मतलब 12 माइनस 6 हो जाए, 12 माइनस 5 हो जाएगा जो ग्रोथ है। देखो पहला स्टेप तो था जो हमने कर लिया भाई, 150 वाले को सॉल्व कर लो, 120 वाले को सॉल्व कर लो, सबको सॉल्व कर लो, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था इनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, निकाल दी। तीसरा स्टेप था इन सबकी वैल्यू निकालने के बाद जो उसकी टर्मिनल वैल्यू है, टर्मिनल वैल्यू निकाल के भी उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, तो टर्मिनल वैल्यू निकलेगी, उसके बाद उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये बिल्कुल यही आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा, देखो कैसे आएगा। अब मैं दिखा देता हूँ। हमारी पहले साल की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी हमारी 100 वाली को हमने किया था तो 140 आई। सौ वाली को किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा है कि क्या निकाल रहा है, प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, और कैलकुलेट करनी है हमें, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। चलो अब करते हैं। कह रहा है सर स्क्रीन स्क्रीन आ रहा नहीं, स्क्रीन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मतलब वो अच्छा एक्सेल शीट नहीं आ रहा है। हाँ अभी मैं वर्ड पे ही था, इस वाली शीट पे ही हूँ। अच्छा अब जरा ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ही निकालने को कह रहा है। अब नया क्वेश्चन है अब आपके लिए, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आज की वैल्यू निकाल कर दो। तो जो कंपनी 100 करोड़ कमाएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आई है ये रही। जो कंपनी 100 करोड़ कमाएगी पहले वाले, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आई है 89 करोड़ ये रही। जो कंपनी 120 करोड़ कमाएगी उसकी वैल्यू निकल कर आएगी 95 करोड़। कैसे आएगी भी दिखाऊंगा। और जो कंपनी ने 150 करोड़ कमाए 3 साल बाद, उसकी आज की वैल्यू निकल कर आएगी 106 करोड़। तीन चीजें तो ये जोड़नी है। फिर ये जो 1601 है, ये टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू जो कि 3 साल बाद है, तो ये वाली वैल्यू भी जोड़नी है। और ये कैसे जोड़नी है, पहले इसकी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर करेंगे टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टर्मिनल वैल्यू ऐसे इंपॉर्टेंट हो, ऐसे कैलकुलेट होगी। पहले हमने 1 साल का किया, फिर 2 साल का किया, फिर ये 3 साल का किया। उसके बाद ये जो 2250 है ये कहां से आएगी, ये मेन बात है। ये 2250 निकलेगा इस 150 करोड़ से। 150 करोड़ डिवाइड बाई 12 माइनस 5 करेंगे, और यहां से ये 2250 करोड़ निकल कर आएगा। चलिए कोई बंदा एक जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। फिर मैं करके दिखाऊंगा, पहले आप कैलकुलेट करिए कितनी वैल्यू है निकल के। चलो मैं ही करके दिखाता हूँ नए पेज पे। देखिए तीसरे साल में कंपनी को प्रॉफिट कितना है, 150 करोड़। ग्रोथ कितनी बताई कंपनी की, 5%। 5% करके कितना आएगा, 157.50। इतना समझ में आ गया भाई। कंपनी ने 3 साल के एंड में कितना कमाया था, 150। 5% करके प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 157.50। हाँ तो इसका फॉर्मूला होता है टर्मिनल वैल्यू का D1। D1 का मतलब इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, 1 मतलब नेक्स्ट। तो 1 साल का मैंने ग्रोथ जोड़ के प्रॉफिट निकाल लिया। D1 अपॉन जो आपका रेट था वो माइनस ग्रोथ। D1 हमें गिवन है 157.50, रेट हमें गिवन है 12%, माइनस ग्रोथ हमें गिवन है 5%, और इंटू 100 हम करते ही हैं। तो 157.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 करके आंसर निकालोगे तो 2250 आ जाएगा जो उनका आ रहा था। कर लो इसे सॉल्व, करूं ये लीजिए एक्सेल है मेरे पास। तो 157.5 इंटू 100 ये आया, और उसको डिवाइड कर दिया मैंने 2250। सारे 7 ऐसे, और आंसर आया 2250। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये वाला फॉर्मूला अपने पास लिख लीजिए। ये मैंने जो पहले लिखवाया वही फॉर्मूला है, बस अब मैंने इसके नाम बदल दिए थोड़े से। टर्मिनल वैल्यू इक्वल टू D1 अपॉन रेट। रेट को हम आई भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं, माइनस ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ क्वेश्चन में हो तो माइनस करो, वरना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर D1 क्या होता है? नेक्स्ट ईयर का इनकम, मतलब यहाँ से आपकी इनकम कांस्टेंट शुरू होगी, वो वाले साल से अगले साल की लेनी है। मतलब 150 तक तो देखो अलग अलग थी, 100, 120, 150। अब वो कह रहा है 150 के आगे तो हर साल 5% ही बढ़ेगी। जब कांस्टेंट इनकम हो जाए तो 1 साल की हम अपनी तरफ से ऐड करके D1 निकालते हैं। ये फॉर्मूला है, D1 से ही शुरू करना है ऐसे। क्योंकि अगर आपने D0 से शुरू कर दिया तो बिल्कुल वही गलती हो जाएगी जो हमने पिछली बार कर दी थी, कि अभी तो 10 लाख दिए थे, 1 लाख तो अभी निकाल लिए। तो इसलिए 1 साल बाद से शुरू करते हैं। समझ में आई मेरी बात? जब मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू सिखाई थी इसमें 10,60,000 का आंसर आया था,
तो मैंने कहा था बचे हुए 6000 कहाँ जा रहे हैं, फिर वही गलती हो जाएगी अगर मैं D0 ले लिया। हमेशा D1 लेना है, 1 साल बाद का लेना है। किसी को क्लियर ना हो तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। DCF थोड़ी सी टिपिकल लगती है लेकिन है नहीं। राम क्लियर? हाँ सर, वो टर्मिनल वैल्यू उसका डेफिनेशन क्या है? टर्मिनल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब एक कंपनी में लगातार ग्रोथ आती ही रहेगी, एक प्रॉफिट आता ही रहेगा, तो उसकी एक वैल्यू निकाल लो। उस वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमें 150 करोड़ रुपए हर साल चाहिए हो और 6% 5% ग्रोथ भी होगी, मतलब पहले साल 150 करोड़ आएंगे, उससे अगले साल 157 करोड़ आएंगे, उससे अगले साल 160 करोड़ आएंगे, उससे अगले साल 168 करोड़ आएंगे, हर साल प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उसकी वैल्यू कैसे निकाल लें? तो उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है आपकी जो कांस्टेंट इनकम है वो आज की डिवाइडेड बाय माइनस ग्रोथ, ये उसका फॉर्मूला है। तो ऐसा करने से वो वैल्यू निकल आएगी कि अगर आपको आज आपको 10 लाख चाहिए और फिर आप कह रहे हो हर साल 10% बढ़नी भी चाहिए मेरी इनकम, तो उसके लिए कितना पैसा आज जमा करना पड़ जाए वो निकल कर आ जाएगा। नहीं, इन अदर वर्ड्स ग्रोथ ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ। हाँ जी, मतलब ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ, कि हर साल आपकी इनकम कितनी बढ़नी चाहिए। हाँ वो है, और वो दिखाए थे 12%, वो क्या है? 12% इंटरेस्ट रेट, कि मार्केट में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है या हम पैसा उधार ले रहे हैं वो किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, किस इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट हो रहा है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। सर ये D1 में 12% का कोई कैलकुलेशन नहीं लेने का ना, सिर्फ 5% का। 5% ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ ही देखेंगे ना कितनी है, एक साल की ग्रोथ जोड़ देंगे उसके अंदर कि अगले साल का प्रॉफिट कितना आएगा एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब हम ये वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब जैसे अब हमें 3 साल का तो ये निकाल ही दिया था, अब इसमें एक साल का 2250 और लिख देंगे। करता हूं, अब हम यहाँ पर 2250 और लिख देंगे टर्मिनल वैल्यू, और वो तीसरे साल के एंड में ही मिलनी है हमें, और तीसरे साल का ही उसके ऊपर हम ये लिख देंगे और ये आ गया। अब इसको हम टोटल करेंगे तो सही आ जाएगा। ये आ गया 2980 और यही आंसर हमारा यहाँ है। ये हमने फ्यूचर वैल्यू निकाल दी, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये तो मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया, क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू पूछा है तो पीवी फैक्टर बदल देंगे। इसको मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाल दी, क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू पूछ रखी थी, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल के दिखा रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू में आपको पता है क्या करते हैं, बस डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई की जगह। तो इसको 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल्स टू लगा के इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 1.12, और ये आ गया, और यहाँ पर ये कॉपी कर दिया 0.7117802448, और ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। किसी को कोई क्वेरी? किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है ना, समझ में आया? यस सर। सेव कर रहा हूँ पीडीएफ में और आपको भेज रहा हूँ। हाँ सर, सर कर दीजिए, नहीं तो एक्सेल शीट शेयर कर दीजिए। एक्सेल भी कर देता हूँ, पीडीएफ भी। चलो मतलब समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर ऐसे ही, जैसे अब और नीचे आ जाओ, थोड़ा सा मैंने और बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन इसके नीचे आएंगे, आप करना आएंगे, अगर टाइम निकला तो मैं भी करवाता हूँ। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, जो बुक में मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ के आंसर्स गलत हैं, लेकिन जब सोल्यूशन पढ़ोगे तो सोल्यूशन में आंसर ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जब उसके नीचे ऑप्शन लिखा हुआ वो थोड़ा गलत लिखोगे, गलती से ऊपर नीचे हो गए थे मुझसे। लेकिन सोल्यूशन जब पूरा दिया हुआ है तो फिर तो आप समझ ही लोगे ना, उसके अंदर आंसर भी लिखा है सही वाला। तो सोल्यूशन देखना है, तो कुछ आंसर हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन जिनके सोल्यूशन नहीं दिए हुए हैं उनके आंसर गलत हो सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, जो आंसर आया होगा मुझसे टैली कर लेना कि सही है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन किया तो वो गलत ही हो, कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन करके लाएंगे, बैक क्वेश्चन कर सकेंगे आप इसके, अब सारे के सारे आराम से हो जाएंगे। लेकिन मैं कल आपको इसके आगे पढ़ाऊंगा। डीसी खत्म कर दी है,
और आराम से हो जाएगा, आप सेव अप करोगे। अब मैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कल कराऊंगा। डीसीएफ अप्रोच के बैक क्वेश्चन आप कर लेंगे, पीछे बैक क्वेश्चन में डीसीएफ अप्रोच के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। वो डीसीएफ अप्रोच एन्युटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जितने थोड़े बहुत ही हैं, ज्यादा नहीं है, वो आप कर लेंगे, जिससे कि आपकी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा डीसीएफ अप्रोच का, जो मैंने एक्सेल शीट से करवाया। तो एक्सेल शीट ही करना है, और पेपर में एक्सेल शीट आप यूज कर सकते हो, पेपर में एक्सेल शीट यूज करना अलाउड है, ठीक है ना। खुलवा लेना आपने एग्जामिनर से, सर से कहना सर एक्सेल शीट से खुलना है, तो वो सर्च में जाके एक्सेल लिखवाएगा आपसे, एक्सेल लिखवा के एक्सेल शीट खुल जाएगी। एक्सेल शीट और कैलकुलेटर भी, जो कंप्यूटर के अंदर वाला कैलकुलेटर होता है, वो अलाउड है यूज करना, ठीक है। सर एक्सेल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, ये अलाउड रहते हैं फॉर्मूले यूज करना। हाँ, सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हो। ओके। एक्सेल शीट अलाउड है, और कैलकुलेटर जो कंप्यूटर के अंदर होता है, वो वाला कैलकुलेटर अलाउड है, अपने घर से नहीं ले आ सकते आप। तो जहां पर आप पेपर दे रहे हो, वहीं पर एक और विंडो खोल के वहां पर वो कैलकुलेटर भी खोल के देंगे आपको, और एक्सेल भी। अगर किसी के कंप्यूटर में खुला हुआ ना हो, तो एग्जामिनर से कह देना सर पहले एक्सेल शीट खोल के दो मुझे और कैलकुलेटर, तो वो खोल के देगा। और वरना आप अपने आप भी खोल सकते हो, नीचे स्पेस सर्च बार में जाके कैलकुलेटर लिखना, कैलकुलेटर खुल जाएगा। एक्सेल लिखना EXCEL, तो एक्सेल खुल जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आप भी खोल सकते हो, वरना उनसे खुलवा लो, वो खोल देंगे। फिर आप उसमें सारी कैलकुलेशन करके अपना आंसर जल्दी कर सकते हो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और आप बैक ज्यादा नहीं है, 10-15 ही, 10-12 ही होंगे, ज्यादा ही कम ही होंगे बल्कि, वो आप कर लेना। एक चैप्टर पे कम से कम 200 क्वेश्चन अभी आगे एक चैप्टर में आ जाएंगे, बैक क्वेश्चन में भी आ जाएंगे। बैक क्वेश्चन मैंने बहुत सारे दिए हुए हैं, उसमें भी कम से कम 200 क्वेश्चन इस अकेली आइटम पे आ जाएंगे, तो आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा उसे करने पे। मैं बता दूंगा कहाँ है, तब आप कर लेना। पहले मैं चैप्टर खत्म। सर इसका वेटेज भी ज्यादा रहता है इस एग्जाम का? नहीं, इस चैप्टर का थ्योरी ज्यादा आती है, न्यूमेरिकल 1 या 2 ही आएंगे, ओके। और डीसीएफ अप्रोच पे ज्यादातर नहीं आता है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर आ गया तो एक्सेल में कर देना, 1 ही मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना, आ भी जाता है। लेकिन थ्योरी आती है डीसीएफ अप्रोच पे बहुत ज्यादा। थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने बीच में छुड़वाई है वो आप पढ़ कर आएंगे। कोई क्वेरी होगी तो मुझसे पूछ लेंगे। कल मैं एसेट बेस्ड वैल्यूएशन सिखाऊंगा, जो कि बहुत इजी है ना, और जिसको हार्ड लगती है उसके लिए तो हार्ड ही रहेगी, क्योंकि मैथ्स है ना थोड़ी सी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जो भी क्वेरी होगी आप क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच। 2 दिन आपकी छुट्टी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी 2 मच। दिन अब आपकी छुट्टी है, मंडे को क्लास होगी। इन 2 दिन में आप अभी तक के जितने भी बैक क्वेश्चन आपके अगर पेंडिंग है तो छुट्टी मत मानिए, ठीक है। सर एक्सेल शीट शेयर कर दीजिएगा सर एक्सेल शीट में भी ग्रुप में, ठीक।